तकसीम कर दिया और वो जाके वहां पे कभी एमक्यूएम के झंडे उठा के फिर रहे होते हैं और कभी वो पीटीआई के झंडे उठा के फिर रहे होते हैं। क्या इन चीजों पे पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए? कम से कम हमारा बाहर के मुल्कों में तो एक चेहरा नजर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के झंडे तले एक होना चाहिए, ये चीज तो की बात नहीं है। लेकिन आपने नरेंद्र मोदी की बात की अमजद साहब, तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने शो के। और जहां बात की जाए टॉपिक में जाने से पहले स्पेशली कराची के हवाले से बात की जाए तो वो रॉ के एजेंट होने की बात और वो तमाम चीजें अल्ताफ हुसैन साहब ऑटोमेटिकली खुद ही प्रूव किए जाते हैं, जो भारत के अंदर जाके तकारीर करते हैं और उसके बाद फिर जो यहाँ तकारीर करते हैं सवालिया निशान तो खुद खड़े करते हैं वो। लेकिन सवालिया निशान नरेंद्र मोदी पे भी खड़ा हुआ था। नरेंद्र मोदी पे ये सवालिया निशान खड़ा हुआ था कि कश्मीर के मसले पर बातचीत भी नहीं करना चाह रहे, कश्मीर को अटूट अंग कहते हैं और फिर यूएन की करारदादों को भी भूल जाते हैं। लेकिन क्या करें, हक के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और नरेंद्र मोदी को भी इसी तरह घुटने टेकने पड़ेंगे। कश्मीर के मसले पर मुज़ाकरात को कलीदी जो है करार दे दिया और ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ या जनरली मुज़ाकरात करके इस मसले का मुस्तकिल हल निकालना होगा। वो मुस्तकिल हल कैसे निकालना होगा, तनवीर शहजाद साहब मैं सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। वो अपोजिशन की जमातों से के वफ्द से उन्होंने मीटिंग की, तो इस मीटिंग के अंदर मान गए, उससे पहले जोशे खिताबत में बोल गए थे कि मुज़ाकरात नहीं करने या इसके ऊपर बात नहीं करनी, या फिर उनके दिल की बात थी? देखिए, बुनियादी तौर पे मुझे तो लगता है कि अगर ये बयान दुरुस्त है जो कि उन्होंने मोदी ने कल कश्मीर की जो अपोजिशन पार्टी थी उसके एक डेलीगेशन से मुलाकात की और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत दुख है वहाँ जो हलाकतें हुई हैं और उस पर अफसोस का इजहार किया, तशवीश का इजहार किया और कहा कि मसला कश्मीर के देरपा और मुस्तकिल हल के लिए हमें मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। देखिए, ये तो इंडियन गवर्नमेंट की तो पॉलिसी थी कि हम मुज़ाकरात सिर्फ दहशतगर्दी के अमूर पे करेंगे। इनकी पॉलिसी थी कि कश्मीर पे मुज़ाकरात होंगे तो उसका मतलब होगा कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर हम मुज़ाकरात करेंगे। अब ये जो उनकी पॉलिसी के अंदर चेंज आया है, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि उनकी जो पॉलिसी थी कश्मीर के अंदर ये बुरी तरह से नाकाम हुई है। ये डेवलपमेंट के नाम पे कश्मीरियों को मुतमिन करना चाहते थे, ये नहीं हो सका। वहाँ पे 70 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, 5000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। अब वो जो कहते हैं ना कि हाय उस ज़ूद पशीमा का पशीमा होना, वो जो कत्ल के बाद जफा से ये तौबा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि देर आए दुरुस्त आए। वहाँ पे एक रियलाइजेशन ये हो रही है कि कश्मीरियों को जब तक मुतमिन उनके हकूक नहीं दिए जाते, उनके मुतालबे नहीं माने जाते, उन स्टेक होल्डर्स को साथ लेके नहीं चला जाता, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की ज़रूरत है। कश्मीर का मसला जब तक रहेगा इंडिया के लिए ये तकलीफ का बायस रहेगा, बदनामी का बायस रहेगा, अनरेस्ट, वहाँ के सरमायाकारी के ऊपर इसके असरात होंगे, आलमी तौर पे उसके जो असरात हैं और वो असरात मुरतब होते हुए नजर आ रहे हैं। तनवीर साहब, हम लोगों को जिस तरीके से दुनिया का दबाव चल रहा है, जनरल अमजद साहब, मोदी का पल में तोला पल में माशा होना तो बड़ा आम है और ये जबान ज़दे आम है कि मोदी का पता नहीं चलता कि कब कौन सा रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। तो अब भी क्या ये एक रंग दिखा रहे हैं या वाकई में बातचीत करने को तैयार है? कोई हुकूमत से दबाव आया है, कोई दुनिया की तरफ से दबाव आया है, क्या मसला हुआ असल में? देखिए, मोदी तो जो है सो है, हम बड़े भोले भाले लोग हैं। एक छोटा सा बयान आता है, हम दीवाने हो जाते हैं, झूमना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं कि बस मसले का हल निकलने वाला है। देखिए, हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी ये रही है कि वो वक्त को ज़ाया करना चाहता है, आपको टाइम में उलझाना चाहता है और ये गुफ्तगू जो है, ये आज जो उसने पत्ता फेंका है, अगले महीने प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में जाना है। वो वहाँ पे एक ऐसा फसाड लेके जाना चाहता है जिसको वो जाहिर कर सके, जी हम तो गुफ्तो शनीद के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बाकी बातें आप भूल जाएं। और ये वो जहरीली तकरीर जो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ होनी चाहिए, वो उसमें से जहर निकालना चाहते हैं ताकि मोदी साहब को मजीद वहाँ पे कोई ऐसी हजीमत ना उठानी पड़े। ये आप समझते क्यों नहीं हैं कि ये शख्स क्या चीज़ है? ये इससे बड़ा मक्कार मैंने नहीं देखा। काबुल में तकरीर उसने की, जहर उगला और इधर आके मियाँ साहब से बगलगीर होना शुरू हो गया। लाहौर में हमारे भोले भाले मियाँ साहब ने पूछा ही नहीं कि भाई तुम उधर क्या बकवास करके आ रहे हो। ये चीज़ जो है, ये मुल्की मफादात के खिलाफ है। अगर आप दूसरे के जहन में झांक के नहीं दे सकते तो आप बिल्कुल, मैं समझता हूँ उसी तरह आप फिर बैठे होंगे मोदी के सामने, उसकी वो बीन बजा रहा होगा और आप सुन रहे होंगे, अगर आप फिर उसके चक्कर में आए। मुज़ाकरात के लिए अब पाकिस्तान की तरफ से कुछ शराइत होनी चाहिए और वो शराइत होनी चाहिए टाइम लाइन के ऊपर और मुज़ाकरात के बामकसद होने के ऊपर। और पाकिस्तान को वाज़ेह करना चाहिए कि मुज़ाकरात अगर नतीजा खेज नहीं होंगे
ये रिजल्ट ओरिएंटेड मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम टाइमलाइन मुकर्रर करेंगे कि आपने फलां दिन तक फलां तारीख तक ये, और अगर आप 6-7 महीने में ये मामला पूरा नहीं करते तो फिर मुज़ाकरात नहीं हैं ये। क्योंकि ये जो सूरत हाल उन्होंने पैदा की है, देखिए मुज़ाकरात में टाइम क्यों गेन करना चाहते हैं। उन्होंने कश्मीर में $12 अरब का एक पैकेज अनाउंस किया और यूं लगता था जैसे कश्मीर के मुकद्दर बदलने वाले हैं, लेकिन निकला क्या अंदर से। वहां पे पंडितों के लिए और सैनिकों के लिए कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, जो बॉल्ड कॉलोनीज अलग बनेगी ताकि कश्मीर का डेमोग्राफिक परसेंटेज और स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील किया जा सके। ये सूरत हाल कश्मीरी तो कुछ समझते हैं, हमारे मुल्क में इसको समझा ही नहीं गया। दूसरी तरफ उसकी बड़ी कोशिश है कि इस दौरान में कश्मीर को मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं, तनवीर आप मेरे जी मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं। दूसरी तरफ वो आपको बातों में उलझा के कश्मीर में जो इस वक्त तूफान उठा हुआ है उसको ठंडा करना चाहता है। मैं एक चीज आपको वाज़ेह कर दूं, कश्मीर में कश्मीरियों ने जितना खून दे दिया है ये उनका हक बनता है कि अब हम उनके साथ खड़े नजर आए और एक स्ट्रॉन्ग मौकफ लेके खड़े हों। बातचीत भी करनी है तो एक स्ट्रॉन्ग मौकफ पे, मिन्नत समाजत के साथ नहीं। और वही कौम आज़ादी हासिल करती है जो खुद अपना खून बहा के खड़ी होती है। बाहर से मुज़ाकरात, बाहर से बातचीत जो है वो उतना फायदा नहीं देती। जो कश्मीरी आज कर रहे हैं वो जमानत है इस बात की, वो इस बात की जमानत है कि आपको आज़ादी जरूर मिलेगी। राइट, आज़ादी जरूर मिलेगी। क्विक कमेंट दे दे फिर मुझे ब्रेक की तरफ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंडिया की तरफ जो हमें फॉरेन ऑफिस की तरफ से इशारे मिल रहे हैं, उसमें जो मुशर्रफ दौर में बैक चैनल के ऊपर पेशरफ्त हुई थी उसके दोबारा शुरू करके कुछ बेहतरी के इम्कान देखने की कोशिश की जा रही है। मैं चाह रहा था कि जनरल साहब से इस पे भी जरा शेयर करते, लेकिन मेरा वक्त का इशू है तो ठीक है, अभी हमें जाना है ब्रेक की तरफ। और ब्रेक के बाद वतन की बात कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने भी ऐसा सेंटेंस दे दिया कि वो उसके बाद सवाल करना भी मुनासिब नहीं, वो तो चीजें खुल के सामने आ गई। लेकिन और भी गद्दारे वतन हैं, उनके बारे में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अमजद साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। उसमें छेद करेंगी बात हमने पहले भी की, और उसके बाद फिर बात आती है बराहम दाग बुगटी, हरबियार बारी और बनू करीमा के नाम पर। इन तीनों के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं और पीपीसी यानी पाकिस्तान पीनल कोड के 120, 121, 123 और 353 दफात के हवाले से अब इनके ऊपर ये मुकदमात तो कर दिए गए हैं। जनरल साहब मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। जनरल अमजद शरीफ साहब, ये दफात के मुताबिक मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, इन तीनों के बयानात भी सामने आए। लेकिन उससे पहले बराहम दाग बुगटी ने एक दफा ये भी कहा था कि बलोच अवाम की फेवर के अंदर उनकी डिमांड के मुताबिक मैं अपने बलोचिस्तान के जो तमाम चीजें हैं मैं दावे करता हूँ उनको मैं वापस लेता हूँ। तो एकदम से क्या हुआ? ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? भारत फंडिंग कर रहा है क्या दोबारा? देखिए बात यह है कि हमारी हुकूमत ने फैसला किया था कि इन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अब बलूचिस्तान में 2 तरह के लोग हैं। एक लोग कहते हैं जी ये नाराज़ रहनुमा है, लेकिन बलूचिस्तान में ही दूसरा तबका है जो कहता है कि नहीं नाराज़ नहीं है, ये गद्दार रहनुमा है। चुनाचे इनसे मुज़ाकरात किए गए, डॉक्टर अब्दुल मालिक गए, हासिल मजंजो थे, उसके अलावा गालिबन ये सनाउल्लाह ज़हरी भी गए थे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन सुलेमान दाऊद से बातचीत हुई, इब्राहिम दाग बुगटी से इन्होंने मुलाकात की और उसने अपनी कुछ शराइत रखी। वो जो बयानात वो दे रहा था उस शराइत की रोशनी में, और जिसमें यह भी था कि उसके मुकदमात वगैरह वापस लिए जाएं। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग उस पर क्वेश्चन करना शुरू हुए कि इसको माफ़ी दे दी जाए, इनको वापस ले आया जाए। इसका मतलब यह है कि जब इनका जी चाहे ये नाराज़ होकर बाहर चले जाएं और दुश्मन के आलाकार बन जाएं, जब इनका जी चाहे ये फिर कहें अच्छा जी हम अब ठीक हो गए, अब घर वापस आना चाहते हैं। आगे क्या जमानत होगी कि आइंदा फिर ये हरकत नहीं करेंगे? तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से गालिबन हुकूमत पाकिस्तान को फैसला कर नहीं सकी। जो लोग मुज़ाकरात के लिए गए थे वो वापस आए, उन्होंने आके प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया और उस वक्त बराहम दाग बुगटी को ये उम्मीद थी कि ये मेरी बातचीत मान ली जाएगी, मुझे मेरे मुकदमा छोड़ दिए जाएंगे। चुनाचे उसने उस वक्त कुछ अरसे के लिए ऐसे बयानात देने शुरू किए, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब उसको पता चला कि कोई आगे मामला चल नहीं रहे तो फिर उसमें मायूसी आई। और मेरा ख्याल है कि वो आलाकार तो पहले बना हुआ था। जनरल साहब बाज़ लोगों का ख्याल ये है, अब उसको मैं ये अर्ज करूं कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि दुश्मन का आलाकार जो बनता है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल।
देखिए, अख्तर मेंगल भी कुछ अर्सा पहले इस तरह की गुफ्तगू करते थे जब वो कौमी धारे में आए, सियासत में आए और उन्होंने हिस्सा लिया। ये नून लीग ने अच्छा काम किया कि डॉक्टर मालिक को जो है वजारत आला पे फाइज किया। वहाँ पे यानी ये वही बरामदाग भुगती है जो 1 साल पहले ये ऐलान कर चुका था कि वो वापस आएगा और उसकी शराइत जो आपने बयान की कि उसमें मान लिया जाए। क्या बिल्कुल उम्मीद की किरण ख़त्म हो गई है कि इनको जो है सियासी धारे में लाने के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं, या कुछ जायज़ ऐसी शिकायत इनकी हैं जिनको कंसिडर किया जाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि शिकायत तो हर शहरी की हो सकती हैं। मैं खुद सियालकोट से आगे एक गांव, एक जगह पे मैं एक्सरसाइजेज के लिए हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ 2 ग्रोहों की लड़ाई हुई और एक आदमी ज़ख्मी हुआ। फैमिली उसको चारपाई पे उठा के तो पता नहीं 15 किलोमीटर दूर जाके किसी हॉस्पिटल में, या वहाँ पे सुजुकी उनको गालबन कहते थे मिलेगी, वहाँ पैदल जाके वहाँ से पता नहीं उस वक्त तक वो आदमी बचता ही या नहीं। अब चीज़ ये है कि डेवलपमेंट के मसले तो अक्सर जगहों पे हैं। आबादियाँ बढ़ती गई, आपके वसाइल उतने नहीं हैं और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं है। अब चीज़ ये है कि क्या सबको ये हक पहुंचता है कि वो उठ के दुश्मन के साथ जाके मिल के तो अपने मुल्क के खिलाफ काम शुरू कर दें, क्योंकि हमारे मुतालबात पूरी नहीं हुए, हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई। ये चीज़ें जो हैं ये इनको इनकरेज नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये समझें कि उनके साथ सुलह सफाई, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सुलह सफाई का मामला बहुत दूर तक नहीं जाएगा। ये ब्लैकमेलर्स हैं, जिन्होंने मुल्क में भी यही काम किया। अगर ये सिंसियर होते तो क्या जो मुल्क से पैसा लेते थे, मसलन अकबर बुख्ती बहुत सारी रॉयल्टी लेते रहे हैं ये सुई गैस की, और उसके अलावा ये जो हमारे पाकिस्तान पेट्रोलियम वाले हैं, ये इनको इनके बंदों इनके लोगों को मुलाजमतें देते रहे हैं। एक काम के लिए 4-4 रख लेते थे। ये ब्लैकमेल करते रहे और वो इनकी हर चीज़ को मानते रहे, लेकिन कहीं आके बात रुकी नहीं। तो जब उनकी जरूरत होती थी वो फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। अच्छा, मैं तनवीर शहजाद साहब की तरफ जाना चाहूंगी जरा। तो ये यहाँ पे जो आपके मुल्क के वफादार लोग बैठे हैं, जिस तरह सरफराज बुख्ती उसी कबीले से है और वो मुल्क का दिफा करता है, आप उन लोगों को डिस्करेज करेंगे कि अगर इन लोगों को आके, ऐसे लोगों को आप बुला के तो फिर यहाँ बिठा दें, तो जिन लोगों ने अपना खून दिया, जिन लोगों ने अपना वक्त सर्फ किया इस मुल्क की इज्जत बढ़ाने के लिए, इसके दिफा के लिए, उनको फिर आप क्या मैसेज दें? सही। और बुख्ती साहब के अपने कई पोतों के अंदर से ऐसे लोग भी हैं, या अपनी नस्ल के अंदर से ऐसे लोग भी हैं जो कि वाकई में अभी पाकिस्तान के दिफा में आगे